स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। दोस्तों, इस सेशन में हम करेंगे जो अक्टूबर महीने की जो योजना है उसका हम क्रिस्प एनालिसिस करने वाले हैं। और अक्टूबर महीने की जो योजना आई है दोस्तों, उसके अंदर में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो बेसिकली है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैसा कि मैं आपके साथ कई बार हर जगह पर डिस्कस करता ही रहा हूं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में आपको हर प्रकार का एनवायरनमेंट भी मिलता है। मतलब आप देखेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप जाएंगे तो डेजर्ट भी आपको मिलेंगे, बीचेस भी आपको मिलेंगे, मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है। तो आप खुद सोचिए कि उस प्रकार से कितना डाइवर्स यहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी, कितने प्रकार के हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी ये सब मिलेंगे। तो इन सब चीजों को इस योजना के अंदर में देखा गया है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी की पूरी योजना को लेकर बैठिए और उसमें जितने भी नाम हैं सबको रखते चले जाइए, नहीं, ये फीजिबल भी नहीं है। मेरा पर्सनल लेवल पर सजेशन ये है कि जैसे कुछ डेफिनेशन इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो आपको कर लेना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ चुका है कि भारत में कितने रियल्म हैं, कितने बायोम हैं। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं उन सभी को हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में फोकस हो जाता है आपका स्टेट्स के ऊपर में, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर में फोकस होता है। फिर आपका गुजरात में फोकस होता है, वेस्ट पे फोकस होता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम इस पूरे सेशन के अंदर में पूरा योजना का एक बहुत क्रिस्प एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो आप अगर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और सोच रहे हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी की तैयारी में आपको एक हैंड चाहिए जो आपकी तैयारी को क्या कर सके, हेल्पफुल बना सके एक कोचिंग के रूप में। तो ये बहुत ही शानदार एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोस्तों जीएस मिलेगा। साथ में ही आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी तैयारी में एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प करने वाली हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प पहुंचाने वाले हैं। तो इस कोर्स के अंदर में, इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर में क्या मिलने वाला है, जीएस मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको। दोस्तों आप सभी जानते हैं और क्या क्या परेशानी रहती है। टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो प्रीलिम्स के लिए भी क्वालिटी टेस्ट और मेंस के लिए भी रिवीजन के टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। साथ में ही दोस्तों मेंस में हेल्प के लिए आपके लिए क्या है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत में आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें हैं। आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए, हेल्प करने के लिए सीसेट की क्लासेस मिलेंगी। प्रीलिम्स की रिवीजन के लिए पूरा रिवीजन मॉड्यूल डिसाइडेड है, उसके तहत में मिलेंगी। आपको दोस्तों वीकली टेस्ट मिलेंगे, डेली लेक्चर के साथ में भी टेस्ट अवेलेबल है, क्विज, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको 18,999 रुपए में मिलती हैं। तो इससे बेहतरीन और शानदार ऑफर मेरे को नहीं लगता कि आपको और कहीं पर मिल सकता है। तो आप इसको आज ही एनरोल करिए, क्योंकि 30 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मॉर्निंग में 8 AM इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और लेकिन आपको कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड यूज करना है दोस्तों। आपको क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड आप सभी को यूज करना है। ठीक है, चले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब उसके अंदर में जूलॉजिकल डाइवर्सिटी, जूलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल योजना के अंदर में इसी से रिलेटेड था। तो अगर भारत के अंदर हम देखें कि कितनी डाइवर्सिटी है, तो भारत के एनवायरनमेंट को, भारत में रेन का प्रेसिपिटेशन क्या है, भारत के अंदर में, जैसे वर्ल्ड के अंदर में हम डिवाइड ऐसी करते हैं ना, रियल्म्स के अंदर में, बायोम्स के अंदर में,
इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि जहाँ पर रेन का प्रेसिपिटेशन कैसा है, कैसी रेन है, सूखा कितना है, कितना वहाँ पर क्या नाम है आपका मॉइस्चर है, ये सारी की सारी चीज़ों के बेसिस पर। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर में 2 रिल्म्स हैं। क्या है? 2 रिल्म्स। ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंट 2 रिल्म्स, द पेलियाट्रिक एंड इंडो मलायन। प्लीज याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से? तो 2 और नाम भी याद रखिएगा। साथ में 3 बायोम्स हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, अब नाम से ही समझ रहे होगे, ह्यूमिड फॉरेस्ट बारिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, एंड वार्म डेजर्ट सेमी डेजर्ट। मैंने आपको बताया ना, सब किससे लिंक्ड है? रेन से लिंक्ड है ना। और उसके बाद में देखा जाए इंडियन लैंड मास को हम 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि 2 रियल्म्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 3 बायोम्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलें। और अगर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हमारे यहाँ पर, जिसके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में 990 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो कि 5.27% ऑफ एरिया हमारी कंट्री का, अगर मान के चले 100% एरिया है तो उसका 5.27% ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है। बहुत बड़ा नंबर है, कितना बड़ा एरिया आप प्रोटेक्टेड एरिया में कर रहे हैं। और उसके अंदर में दोस्तों बहुत प्रकार के फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये सारी की सारी चीज़ें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी मैनेज की जाती हैं, आप सभी के सभी जानते हैं। ठीक है, थॉरोली लिस्टेड अमंग 120 प्रोटेक्टेड एरिया बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर, अब मैं ये नहीं कहता कि आपको नंबर याद करने, अब नंबर थोड़ी याद करने बैठोगे कि 1,03,258 स्पीशीज हैं, डॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर में देखा जाए जो 2,841 एनिमल्स, वो कहाँ है? प्रोटेक्टेड हैं। किसके अंडर में? आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। तो ये सब चीज, अब जैसे देखें 2021 के अंदर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया? 131 स्पीशीज को नहीं फाउंड किया, 102 स्पीशीज को रिकॉर्ड किया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये सारे के सारे नंबर्स को रटने बैठ जाओगे। इन शॉर्ट यहां से क्रक्स निकालोगे आप कि हाँ जी, हमारे यहां पर जो जूलॉजिकल नंबर्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज्यादा है। अब हमने बात करी जमीन की। ऐसी दोस्तों पानी के अंदर में, यानी कि मरीन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्योंकि आप सभी देखेंगे, भारत को अगर देखें आप, तो उसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन क्या लगती है? वाटर के साथ लगती है, ओशन के साथ लगती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो ये मेन लैंड है, ये है पूरा का पूरा, इसकी अगर हम कोस्ट लाइन को देखें, जो समुद्र के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है, वो कितनी है? 7,516.6। ऐसी दोस्तों साथ में लक्षद्वीप, अंडमान, ये क्योंकि आइलैंड है, इनके आसपास में भी क्या है? वो पूरा कोस्ट लाइन है। तो प्लीज याद रखिएगा, मेन लैंड की बात करें 7,516.6 किलोमीटर। अब कोस्ट को हम डिवाइड भी करते हैं, जैसे बे के अंदर में डिवाइड करते हैं, कवर, गल्फ, एस्चुरीज, पेनिनसुला, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसकी डेफिनेशन में नहीं जाना, यहां से बस खाली आपको एक क्रक्स लेना है कि हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी किस किस प्रकार की है। आपको पता है मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, ये देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, वेटलैंड्स होते हैं, मार्शेस होते हैं। ये सभी के सभी क्या है? सॉल्ट का लेवल क्या है, पानी का लेवल क्या है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। साथ में आप जानते हैं कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अच्छा आपके लिए होमवर्क है कि किसी कंट्री के बॉर्डर से कितने नॉटिकल माइल्स तक हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब मैं ये होमवर्क दे देता हूं, इसमें ऑप्शन भी दे दिया, 12 या 225 और एनी अदर नंबर। तो ये तीनों के तीनों में से आपको क्या करना है? ABC चूज कर लीजिए और आपको बताना है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। साथ में देखिए इंडियन ओशन रीजन की बात करें, वो हाईएस्ट मरीन बायोडाइवर्स है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि समुद्र में भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उसके अंदर में भी रहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसको बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा, इंडियन ओशन रीजन
is India's one of the highest marine biodiverse countries with 20,444 स्पीशीज। देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए ना 9,457 स्पीशीज कहाँ से आती है? फ्रेश वाटर से आती है। मैंने आपको बताया ना कि वाटर का कंटेंट, वाटर के अंदर में सॉल्ट कितना है, कौन सा वाटर फ्रेश वाटर है, ठीक है। उसके बेसिस पर भी कई प्रकार के जानवर ऐसे होते हैं, कई प्रकार की मछलियां, एग्जांपल ले लो, कई मछलियां फ्रेश वाटर की मछलियां होती हैं, कई वाटर सॉल्ट वाटर की मछलियां होती हैं। जैसे इरावदी डॉल्फिन की हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन एक है, या फिर क्या में सॉल्ट वाटर की डॉल्फिन है, ठीक है। या फिर इंडस गेजेंटिक डॉल्फिन की हम बात करते हैं तो कहाँ मिलेंगी? वो फ्रेश वाटर में मिलेंगी या सॉल्टी वाटर में मिलेंगी? तो उस हिसाब से कैटेगराइजेशन होता है। तो याद रखिएगा कई प्रकार की। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुराइन जो हम बार बार कहते हैं, ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि नदी है, नदी आ रही है और ये रहा समुंदर। तो नदी और समुद्र जब मिलते हैं, ये जो मुंह बनता है यहां पर, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर या फिर कह लीजिए सॉल्ट वाटर या स्वीट वाटर दोनों के दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है? यहां पर बहुत ज्यादा एक फर्टाइल या फिर बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, जिसके कारण में यहां पर बहुत सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी एस्चुरीज के अंदर में, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, तो सारे के सारे नंबर हैं। इंडिया का फौना अगर देखें और सारी चीजें हैं, मतलब मेरे को पर्सनल लेवल में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनके नंबर्स को याद करके बैठिए, लेकिन याद रख, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारे देश में इस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं ऑलिव रिडली टर्टल ये क्या है? अब आपको ध्यान होना चाहिए, गहिरमाथा बीच कहां पर है? गहिरमाथा बीच आपके कहां पर है? ये आपके उड़ीसा के अंदर में, जहां पर मास नेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? मास नेस्टिंग करते हैं। कौन? ऑलिव रिडली टर्टल। आप भी सर्च करके देख लो, आप देखोगे इतने ज्यादा नंबर में मास नेस्टिंग, लाखों में ऑलिव रिडली टर्टल आपको मिलेंगे बीच पर, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। गहिरमाथा बीच आपको बता भी दिया, ठीक है। ऐसे कहां पर? उड़ीसा के अंदर है। प्लीज याद रखिएगा ऑलिव रिडली टर्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे क्या क्या स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए, जैसे बीच को क्लीन करना, उनका जो रूट है उसको क्लीन करना, जिससे उनको नेविगेशन में दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें क्या की गई हैं? इंश्योर की गई हैं। अगला अगर देखा जाए लेदर बैक टर्टल। अब लेदर बैक टर्टल को याद करिए, ये बहुत जायंट टर्टल है, बहुत बड़ा टर्टल है, ठीक है। और ये कहां पर मिलेगा आपको? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। वहां पर एक और, अब गैलेथिया बे, अब देखिए ये चीजें याद करते रहिए साथ में मेरे। गैलेथिया बे, वहां पर इसका क्या हमें मिलता है। और अभी क्या है इसके लिए कंसर्न क्या है? क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है? डेवलपमेंट किया जा रहा है। आप सभी को पता है ना, ग्रेट निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार का क्या किया जा रहा है? डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इस कारण से क्वेश्चन उठाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जायंट क्या नाम है आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड पर आपको लेदर बैक टर्टल मिलते हैं, वो कहीं वहां से माइग्रेट ना कर जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन दोनों के ऊपर में, ऑलिव रिडली टर्टल और ये लेदर बैक टर्टल, इन दोनों के ऊपर में नजर बनाए हुए हैं कि कहां से कैसे माइग्रेट कर आते हैं, ठीक है। क्लियर है? चले अब फौना को भी मैप कर रहा होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि कहां पर कितने हैं, किस लोकेशन पर हैं, कहां पर कितने एनिमल्स मिलेंगे, कौन से एरिया के अंदर में किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके यहां पर भैया कौन सा जानवर यहां पर मिल रहा है, किस प्रकार के स्पीशीज है। ये सब की जाती है किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। नंबर ऑफ जियोस्पेशियल मॉडलिंग उन्होंने करी, जिसके अंदर में बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स मैप किए, लैंडस्केप मैप किए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज रिस्क मैप किया कि भाई यहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ये जो यहाँ पर पाने वाली स्पीशीज हैं ये यहाँ से इसको क्या करेंगे? छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई है? मैप की गई हैं, ठीक है। जियो स्पेशल डाटा को क्रिएट किया गया हिमालयन रीजन के अंदर में, हर जगह पर किया गया। पॉलिनेटर्स को स्टडी किया गया, इन्वेजिव स्पीशीज को स्टडी किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कौन कौन से नेटिव प्लांट्स हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। इवन अगर जब आप स्टडी करते हैं तो उसका बेनिफिट एक और मिलता है। वो बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप स्टडी से ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये यहाँ पर नेटिव है, एंडेमिक है, अगर ये नेटिव है, एंडेमिक है तो कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए। क्या ये इन्वेजिव स्पीशीज है, अगर ये इन्वेजिव स्पीशीज है तो कैसे यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारी चीजें हमें यहाँ से जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। एक और आप सभी को जानते होंगे कि रीफ्स, कोरल रीफ्स आप सभी ने सुना होगा, और कोरल और रीफ्स ये सारी चीजें आपने
बहुत बार पढ़ी होगी एनवायरनमेंट के अंदर में। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ, जब लोग मालदीव जाते हैं, अंडमान जाते हैं, तो आपने कलरफुल तस्वीर देखी होगी कि अंदर जब वो डुबकी मार रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत स्कूबा डाइविंग वगैरह कर रहे होते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कलरफुल चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो धीरे धीरे कॉरल हैं, जो रीफ्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इवन कोरल्स के बारे में कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उनका कलर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो पॉलिप्स होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं, वो भी उसके पीछे भी रीज़न माना जाता है कि इसका जो वाटर का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है उसके कारण भी। ऐसी दोस्तों जो रीफ्स होती हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं, बहुत बड़े इकोसिस्टम को वहाँ पर अपने अंदर प्रिजर्व करके रखे होते हैं। अगर इनको ज़रा सा भी नुकसान होगा तो बहुत सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर में बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे, ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उनको भी देखने के लिए तो 1050 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ डिग्रेडेड कोरल रीफ्स को हमने क्या किया है, रिस्टोर किया है। क्या किया है, रिस्टोर किया है। ऑलरेडी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि कैसे कोरल रीफ्स को बचाया जाए, तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर में भी जो कोरल रीफ्स हैं आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, अंडमान में मिलेंगे, आपको गुजरात में मिलेंगे, और भी छोटे पुडुचेरी वगैरह में भी मिलेंगे। लेकिन जो मेजर हम देखते हैं वो कहाँ पर, अंडमान की हम बात करते हैं, गुजरात में ही बात करते हैं। तो गुजरात के अंदर प्लांट लगा के हमने कोशिश करी कि कैसे कोरल रीफ्स को बचाया जाए, कैसे उनको रिवाइव किया जाए, इसके ऊपर में भी काम किया गया है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। सेफ गार्डिंग ओशंस। देखिए ये चीज़ समझिए कि ओशन कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा उसकी चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए, ये आप कई बार मिस कर जाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सबसे पहले आप देखें तो मरीन इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे यहाँ पर स्पीशीज़ होंगी, बहुत सारे जानवर होंगे, बहुत सारे मैं एग्जांपल लीजिए फिश को ले लीजिए, बहुत सारे फ्लोरा फौना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए इनको बचाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉल्यूशन एक रीज़न है जहाँ पर डिग्रेड होती है ओशन की क्वालिटी। दूसरा एक रीज़न एक और हो सकता है जिसको प्लीज़ नोट करिएगा, टेम्परेचर। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर 20 डिग्री टेम्परेचर में रहने की आदत है और आपके धीरे धीरे आसपास का एनवायरनमेंट गर्म करता जाऊँ तो आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न उठेगा ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओशन। दूसरा, ओशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी कंट्री के लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज कहाँ रहते हैं, इन्हीं ओशन के अंदर में रहते हैं। तो ओशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ओशन की इंपॉर्टेंस हम इसलिए भी भूल जाते हैं दोस्तों कि ओशन बहुत बड़े अमाउंट ऑफ कार्बन को क्या करता है, कैप्चर करता है। कार्बन को क्या करता है, कैप्चर करता है, जिसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। तो यानी कि ये आपका जो नेट जीरो एमिशन है ना, या फिर जो आप कहते हो कि कार्बन के एमिशन को कंट्रोल करना है, उसके अंदर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, ओशन का। दो चीज़ें होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी चीज़ दोस्तों, कार्बन एक नेचुरल मतलब क्या ना, कार्बन कह रहा हूँ, ये जो ओशन होते हैं एक नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि सुरक्षा की भी भावना, सुरक्षा के तौर पर भी हमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, ओशंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ आर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मिलते हैं। इवन आप देखेंगे कि जब तेल का कुआं खोदा जाता है, गैसेस, सारी चीज़ें कहाँ से, ओशंस के अंदर में ही ड्रिल करके निकाली जाती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट 2/3 ऑफ आर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओशंस होल्ड 96.5% ऑफ एंटायर अर्थ्स वाटर। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पानी ही नहीं, पानी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको मैंने मिनरल्स के बारे में भी बताया, रिसोर्स के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार के, आप देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर इकोसिस्टम, आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर इनको नुकसान पहुंचता है, ये जो पॉलिप्स की बात कर रहा था ना मैं, ये देखिए कितने कलरफुल हैं, कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्पीशीज हैं। अगर इनको नुकसान पहुंचेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पर रह रहे होते हैं, कलरफुल स्पेक्ट्रम को स्टैब्लिश करते हैं। अगर आप देखें साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा 2.5 लाख मरीन स्पेशीज हैं जो यहाँ पर रह रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए। तो ओशन को अगर नुकसान पहुंचता है दोस्त, तो इनको डायरेक्टली नुकसान पहुंचता है। एविडेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज ऑल्सो फाउंड इन देयर साइज। अगर आप देखें
2 माइक्रोमीटर से शुरू होते हैं। इतने छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स हैं सी के अंदर में। और आप 110 फीट की ब्लू व्हेल फाइंड करेंगे कहां पर, सी के अंदर में। आप देखिए 0.2 माइक्रोमीटर से साइज शुरू हो रहा है और 110 फीट तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कलर में ही नहीं, खाने में ही नहीं, इवन यहां पर आपको डाइवर्सिटी उनके साइज में भी देखने को मिलती है। इतने ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, एक ये डेफिनेशन याद रखिएगा। अब देखिए जो सनलाइट है, अब ये ओशन है तो सनलाइट है यहां तक जाती होगी, फिर थोड़ा सा नीचे तक, काफी एक हिस्सा ऐसा भी होता होगा जहां पे थोड़ी थोड़ी जाती है, फिर कोई हिस्सा ऐसा भी होगा जहां पर बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो प्लीज याद रखिएगा सनलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस रीजन के अंदर में किस प्रकार के स्पीशीज, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहां पर जन्म लेंगे, वहां पर अपने आप को क्या करेंगे, अडाप्ट करेंगे। मान के चलिए किसी रीजन के अंदर में रोशनी पहुंचती नहीं है, तो वहां पर हो सकता है वो वहां पर जो मछलियां हैं वो अपने अंदर में, जैसे जुगनू देखते हो, ठीक है, तो वैसे अपने आप को क्या करते हो, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हो, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें भी देखेंगे हम। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो 200 मीटर तक जाती है बिलो द सी सरफेस, उसको हम बोलते हैं सनलाइट जोन बोलते हैं, या फिर एपिप्लाजिक जोन बोलते हैं। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, या फिर हम उसको सनलाइट जोन बोलते हैं जहां तक लाइट जा रही है। अब 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, यानी कि देखिए ये सरफेस है, यहां से 200 मीटर तक हमने क्या बोल दिया, इसको सनलाइट जोन बोल दिया, या फिर एपिप्लाजिक हमने जोन बोल दिया। उसके बाद में 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, क्या 1000 मीटर तक क्या जाएगा आपका, थोड़ी सी कम कम लाइट जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्वाइलाइट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्वाइलाइट जोन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजो पैलाजिक जोन भी बोलते हैं। ये प्लीज डेफिनेशंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों थी, इसलिए मैंने सोचा आपके यहां पर कर लूं। अब आप खुद सोचिए, ओशन इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब ओशन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने देखा है ओशन के अंदर में क्या है, रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। हाँ जी, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उनके अंदर में क्या करना, हमें ड्रिल करना पड़ेगा, मशीन्स भेजनी पड़ेंगी, इंसानों को भेजना पड़ेगा कि उन रिसोर्सेज को हम क्या कर सके, यूज कर सकें। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं डीप ओशन मिशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां पर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं मरीन डाइवर्सिटी को हमारी कंट्री के अंदर में, और जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है उसको भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिशन है किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर में आपको और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे इसरो की हेल्प पड़ रही है। अब आप खुद सोचिए, मतलब आप इमेजिन करिए कि आपको डीप ओशन के अंदर में जाना है तो कितने सारे टेक्नोलॉजीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसी दोस्तों एक है समुद्रयान मिशन, जिसके अंदर में हम चाहते हैं कि इंडिया फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन, जिसके अंदर में हम इंसान को डीप सी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं व्हीकल के थ्रू, जिसके तहत में डीप ओशन एक्सप्लोरेशन करे, वहां पर माइनिंग करे रेयर मिनरल्स की। अब आप खुद सोचिए, आपको अगर एक इंसान को इतने अंदर भेजना है, कितना ज्यादा वाटर का प्रेशर होगा उसके ऊपर। सबमरीन जब जाती हैं, मूवी अगर देखी होगी तो वहां पर वाटर प्रेशर के हिसाब से सबमरीन डिसाइड की जाती हैं। अब इंसान को आप इतना डीप नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए कितनी ज्यादा आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो उसके लिए याद रखिएगा 3 इंसानों के भेजने की बात की गई है, पर्सन इन मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल, जिसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। प्लीज याद रखिएगा 6000 मीटर तक अंडर वाटर जाएंगे स्टडी करने के लिए। आप सोचिए कितना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा इसके अंदर में। और ये क्या है, इस मिशन के तहत में इंडिया ने एलीट क्लब को ज्वाइन कर लिया, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना को, जिनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे व्हीकल हैं जो सब सी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, यानी कि सी के अंदर में जाके एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अगर भारत इस चीज को कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो भारत भी उस कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टूरिज्म इंक्रीज होगा, उसी प्रकार से दोस्तों जो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, फर्टिलाइजर हैं, वो सी के अंदर में जाते रहेंगे, फिजिकल इंटरवेंशन होता रहेगा। ऐसे ही दोस्तों डेड जोन क्रिएट होते रहेंगे जहां पर जीव जंतु जी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, सारी चीजें रहेंगी। तो यानी कि हमें क्या करना है, इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, सेफगार्ड करने की जरूरत है ओशंस को, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर में ही नहीं, विश्व के अंदर में, यानी कि या फिर आप कह लीजिए ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हमें क्या करना है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, चले
नेक्स्ट उसको देखते हैं, आ बायोलॉजिकल पैराडाइज। अब देखिए अब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे शुरू होंगी चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, फिर गुजरात की बात करेंगे, गोवा की बात करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हर किसी के बारे में डिटेल में एकदम से रटने बैठ जाएंगे, नहीं। तो अंडमान एंड निकोबार को अगर देखें दोस्तों, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर में दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा एरिया जहां पर आपको हर प्रकार की मरीन डाइवर्सिटी मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो मरीन डाइवर्सिटी के लिए ही नहीं, इवन दोस्तों वो हमारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए इसको पैराडाइज बोला जाता है। तो हम करेंगे इस सेशन के अंदर में अंडमान के बारे में, अब इस वाले आर्टिकल के अंदर में दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार को तो देखकर खुशी सी होगी, हर किसी का सपना होता है एक बार घूमने जाने के लिए यहाँ पर, है ना। तो अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 836 आइलैंड, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल में तो इसके अंदर में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये बेसिकली ये मैगजीन ये थी कि भारत के अंदर में कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में। तो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आइलैंड जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, एक अंडमान आइलैंड होते हैं, एक निकोबार आइलैंड होता है। और जो आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार को कौन सेपरेट करता है, ये ऑलरेडी हमने हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। क्या देखा था? 10 डिग्री चैनल। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यानी कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में क्या होता है, दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है ना। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और चीजें, हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, सैडल पीक। प्लीज याद रखिएगा, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार के अंदर वो क्या है, सैडल पीक है। कहां पर? नॉर्थ अंडमान के अंदर में। और अगर निकोबार के अंदर में देखा जाए तो माउंट थुलेरिया। प्लीज याद रखिएगा, कुछ नाम है आपको जरूर याद रखने चाहिए। यहां पर बारिश अच्छी खासी होती है, ठीक है। और यहां पर आपको हर प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे, 4 प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे। आप खुद सोचिए, 4 प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन मिलेंगे, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन मिलेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस मिलेंगे, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट मिलेंगे। सारी चीजें आपको मिलने वाली, ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहां पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इसके अंदर में अगर देखा जाए 6742.7 स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है फॉरेस्ट के अंदर में। सारी चीज़ें, कोरल रीफ्स आपको मिलती हैं, सेकंड रिचेस्ट है जो वर्ल्ड के अंदर में है। अब आपको सोचिए, कोरल रीफ्स अभी पढ़ा है मैंने, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, याद करते रहिएगा। अब यहाँ पर कुछ देखिए, कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे क्रैब का जिक्र है, जैसे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कोकोनट क्रैब, बिर्गुस लैट्रो, द कोकोनट क्रैब और रॉबर क्रैब और पाम थीफ क्रैब। ये क्या है, आपके कहाँ मिलेगा, आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ये क्या है, कोकोनट क्रैब इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एंथ्रोपॉड। बस कुछ चीजें फैक्ट याद करते रहिए साथ के साथ में, है ना, क्लियर है। अगला देखा जाए लॉन्ग टेल्ड मकैक, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, कच्छल आइलैंड पर मिलेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड, या फिर आपसे पूछ लें कच्छल आइलैंड कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर में। एंड लिटल निकोबार आइलैंड कहाँ पर, निकोबार आइलैंड के अंदर में, ये आपको मिलता है, ठीक है। ये आपका 1972 के तहत में क्या है, वो है एंडेंजर्ड भी IUCN लिस्ट के हिसाब से, और इसको हमने प्रोटेक्ट भी कर रखा है, ठीक है, क्लियर। और प्लीज़ ये 2 आइलैंड के नाम याद रखिएगा। एक तो आपको नाम पता ही चल रहा है, लिटिल निकोबार कहाँ पर होगा, निकोबार आइलैंड के अंदर में होगा। लेकिन अगर आपसे कच्छल आइलैंड पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज जाएंगे कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चले ऐसे ही अगला आप देखेंगे तो हॉर्नबिल को देख लीजिए, ठीक है, नारकोंडम हॉर्नबिल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर में ऑलमोस्ट 55 डिफरेंट स्पीशीज मिलती है हॉर्नबिल की, ठीक है। और इसके अंदर से 31 हॉर्नबिल जो है वेस्ट इन एशिया मिलती हैं। उसके अंदर से 9 स्पीशीज इंडियन हॉर्नबिल है, जिसके अंदर 4 स्पीशीज क्या है, एंडेमिक है इंडिया के अंदर में, ठीक है, क्लियर है। और नारकोंडम जो है वो नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम
आइलैंड है वहां पर क्या है, एंडेमिक है, कौन सी, ये वाली स्पीशीज, है ना। क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक बार बताया था कि हर स्पीशीज के इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं। अब जैसे योजना के अंदर में आ गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको पता होना चाहिए नारकोंडम क्या है, हॉर्नबिल, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए नारकोंडम आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर में। तो यानी कि ये क्या है, यहां पर एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब यहीं पर ही पाए जाते हैं, ठीक है, ये वाली स्पीशीज, ठीक है, क्लियर है। तो निकोबार मेगापोड, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका कहां मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए, दीज स्पीशीज फाउंड ओनली इन निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चले अगला आप देखें, वंडर इन द वेस्ट। अभी हमने क्या बात करी, पैराडाइज की बात करी, अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब हम वेस्ट में चले जाएंगे, यानी कि भारत के वेस्ट पे, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ क्या है दोस्तों, गुजरात। तो गुजरात के अंदर भी दोस्तों बहुत प्रकार की बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेंगी, बहुत ऐसे हॉटस्पॉट मिलेंगे जहां पर इतने सारे जीव जंतु, इतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म, इतने प्रकार की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि इसको भी क्या बनाते हैं, एक बहुत बढ़िया, एक अलग यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, गुजरात को भी, ठीक है। तो क्लियर है। तो अगर गुजरात की बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस की बात करें तो आप देखिए यहां पर 7500 स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड फौना, जिसके अंदर से 2550 आपको क्या नाम है, एंजियोस्पर्म्स, एंड 1366 आपको वर्टिब्रेट स्पीसीज मिलेंगी। तो ये आप खुद सोचिए, देखिए कितनी बहुत। अगर आप देखिए यहां पर क्या क्या मिलता है आपको क्या क्या मिलेगा, आपको रन ऑफ कच्छ मिलेगा, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जामनगर, वेटलैंड, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का भी मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बन्नी ग्रासलैंड, याद आया कुछ, बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है, यही मिलेंगे आपको, जिसके अंदर में कौन सी ट्राइब रहती है, मालधारी ट्राइब रहती है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पीआईएल डाली गई थी, न्यूज में था मालधारी ट्राइब। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट। बन्नी ग्रासलैंड प्लीज याद रखिएगा, ग्रासलैंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एशियाटिक चीता आपको, एशियाटिक चीता कह रहा हूँ, एशियाटिक लायन आपको मिलेंगे, जहां पर गिर, बजाना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट हैं, अभी देखेंगे सारी चीजें इसके अंदर में, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि कैक्टस गार्डन, ये पीआईबी के सेशन में कराया था, याद करो, अगर पीआईबी के सेशन में याद करो कराया था, कैक्टस गार्डन कहां पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहां पर है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे रिलेटेड है, पटेल जी, है ना, याद करो। और यहीं पर ही क्या बनाया जा रहा है, मियावाकी फॉरेस्ट, ठीक है। तो याद करते रहो सारी की सारी चीजें, है ना। तो कैक्टस गार्डन यहाँ पर है, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर चीजें हैं, और मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, बिजनेसमैन भी यहाँ पर हैं, साथ में यहाँ पर आपको टूरिस्ट भी जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मरीन इकोसिस्टम भी बहुत तगड़ा है, सारी चीज़ें अवेलेबल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो एक बहुत प्रकार का एक अलग यूनिक एक हिस्सा है, या फिर कह लीजिए इसका एक स्टेटस है भारत के अंदर में, किसका, गुजरात का, ठीक है। चलें, वाटर गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल देखिए, वाटर गवर्नेंस कैसे आप समझने की कोशिश करेंगे। देश के अंदर में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी को लेकर समस्या रहती है, पानी की कमी है, और देश में बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर पानी सफिशिएंट अमाउंट में आपको मिलेगा, सफिशिएंट अमाउंट में। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि इसको मैनेज करना, उसको बोलेंगे हम वाटर गवर्नेंस। जहां पर अगर पानी नहीं जा रहा है वहां पर कैसे आप कैनाल के थ्रू पानी को पहुंचाएं, ये वाटर गवर्नेंस का हिस्सा है। अगर कहीं पर मान के चले सरप्लस में पानी है, तो सरप्लस के पानी को कैसे आप डाइवर्ट करके नीडी जगह पर पहुंचाएं, ये क्या है, वाटर गवर्नेंस का हिस्सा है। घरों तक पानी पहुंचाना, जल जीवन मिशन, वाटर गवर्नेंस का हिस्सा है। वाटर को कंजर्व करना वाटर गवर्नेंस का हिस्सा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना वाटर गवर्नेंस का हिस्सा है। तो वाटर गवर्नेंस आपके एग्जाम में, मेरे को पर्सनल लेवल पे अगर लगे कि आपके मेंस में कहीं, देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो प्रीलिम्स के डिस्कस किए, लेकिन मेंस में अगर कोई टॉपिक आ सकता है इस वाली मैगजीन से, तो ये वाटर गवर्नेंस आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है दोस्तों। तो वाटर गवर्नेंस क्या है, इसको हम गुजरात के मॉडल के साथ में इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। गुजरात के अंदर में देखिए, अब वहां पर एक वाटर स्केर, पानी की कमी होना, और अभी वहां पर दोस्तों हमें क्या मिलता है, वाटर सिक्योर स्टेट हमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि जहां पर पानी की कमी है और वहां पर अब पानी भी सफिशिएंट में है, प्लस में वहां पर खेती हो रही है, चीज का उत्पादन हो रहा है,
तो ये क्या है, हमें वाटर गवर्नेंस का एक बहुत हमें क्या मिलता है, एक मॉडल देखने को मिलता है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट्स नेगेटिवली टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप खुद सोचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी, पॉलिसीज बनाना, प्रैक्टिस जो होते हैं वहां पर, आप मान के चलिए पानी नहीं होना, तो पानी नहीं होने से खेती पर असर पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर के ऊपर, प्लस में जीवन के ऊपर में भी असर पड़ता है दोस्तों। आपकी सोशल जो कंडीशन है, सोशल जो स्टेटस है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष पानी लेने के लिए दूर दूर जाते थे। अब अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है उसके अंदर में, जिसके कारण में जो आप अपना टाइम है और जो क्वालिटी वर्क है उसके अंदर में डिवोट नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, इशू है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो क्रिटिकल रिलेशन है किसके बीच में, वाटर के बीच में, एनवायरमेंट के बीच में, इकोसिस्टम के बीच में, जिसके कारण में क्या होता है, आप और हम कैसा जीवन जिएंगे, हमारी हेल्थ कैसी होगी, ये क्या करता है, इसी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यानी कि वाटर को अवेलेबल कराना और क्वालिटी वाटर को अवेलेबल कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको कल ही बताया था, अभी मैंने डिस्कस कर लिया, मालधारीज, ये क्या है, ट्राइब है। पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि माइग्रेट करने लग गए। अब पानी, आप खुद सोचिए, पानी की कमी से क्या क्या परेशानी, अभी खेती वाला ही बताया, साथ में दोस्तों माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लग जाते हैं। हेल्थ इश्यूज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्वालिटी वाटर ना मिलने के कारण में भी हेल्थ इशू होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कई सारे बच्चे, कई सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, डायरिया पड़ जाते हैं गंदा पानी पीने के कारण में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो 2 डिकेड पहले, यानी कि 20 साल पहले अगर देखा है, तो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात जो है, वहां पर पानी की बहुत कमी रहती थी, वहां पर हमेशा बाढ़, हमेशा सूखे की संभावना रहती थी, और उसके कारण में दोस्तों बहुत बड़ी परेशानियां रहती थी वहां पर। जीवन व्यापन, लाइफ बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। और एक समय ऐसा आया जब आपको पता है 2001 के अंदर में गुजरात के अंदर में बहुत बड़ा एक भूकंप आता है, लेकिन उसके बाद में चीजें वहां पर क्या की जाती हैं, चेंज की जाती है। वहां पर दोस्तों ये कोशिश की जाती है कि कैसे पानी को कंजर्व किया जाए, कैसे वहां पर चीजें ऐसी बनाई जाएं जिसके तहत में ये इंश्योर किया जाए कि लोग माइग्रेट ना करें, वहीं पर ही रहें। और उसके लिए क्या आता है, वाटर गवर्नेंस की नीम चीज आती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, वाटर गवर्नेंस। ठीक है, तो जैसे क्या किया गया, सरदार सरोवर डैम बनाया गया नर्मदा नदी के ऊपर में, नर्मदा नदी के ऊपर में सरदार सरोवर डैम बनता है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग कनाल सिस्टम थे उनको दोबारा से स्ट्रेंथन किया गया, इंटर बेसिन ट्रांसफर, पानी जहाँ पर अच्छा है, यानी कि आप देखिए ना, मैं कहता हूँ कई बार, जिस एरिया में पानी ज़्यादा है, जो रीजन वाटर रिच है, वहाँ से जो वाटर डेफिशिएंट एरिया है वहाँ पर पानी कनाल के थ्रू पहुँचाना, ये चीज़ें करी गई। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ग्राउंड वाटर की जो सैलिनिटी थी उसको कैसे कम करना, उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए, ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई। ठीक है, तो ये वाटर गवर्नेंस हमने गुजरात के मॉडल के तहत में अभी पढ़ा। तो प्रेजेंट टाइम में अगर मेंस के अंदर में क्वेश्चन आ जाए तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ, भारत के अंदर में जैसे मध्य प्रदेश भी एक ऐसा रहा, आंध्र प्रदेश भी एक ऐसा रहा, ऐसे गुजरात रहा, जहाँ पर राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, लेकिन पूरा नहीं, कुछ हिस्सा, जहाँ पर पानी के मॉडल को ठीक करने के लिए उस तरीके से हमने सरकार चलाई, गवर्नेंस किए, पॉलिसीज लेकर आए कि वहां पर लोगों को कैसे सुविधाएं मिले, है ना। ऐसी दोस्तों अभी आपको पता है जल जीवन मिशन हमने शुरू किया है। क्या शुरू किया? जल जीवन मिशन। तो प्लीज याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को हमने जल जीवन मिशन शुरू किया, जिसके अंदर हमने इंश्योर किया है कि हर घर में, कौन से, ग्रामीण यानी कि रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक हमें क्या करना है, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। ये प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हर घर में, रूरल एरिया या अर्बन, तो आपको पता होना चाहिए रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, 2024 तक हम क्या कह रहे हैं, वहां पर हम पहुंचाएंगे क्या, पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है। द प्रोग्राम विल इंप्लीमेंट सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स, ठीक है, सच एज रिचार्ज एंड रीयूज। ठीक है, जल जीवन मिशन विल बी बेस्ड ऑन द कम्युनिटी अप्रोच। आपको पता है जल जीवन मिशन के अंदर में कम्युनिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है ना। ठीक है, क्लियर। तो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें समझा रहा हूँ, रूरल एरिया में पानी
टैप वाटर ना होने के कारण में क्या क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहला नुकसान क्या है? हेल्थ। अब पानी कनेक्शन से नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि हैवी मेटल या और सब चीजें हैं उसके कारण पानी की दिक्कत है। दूसरी दिक्कत एक और है, पानी के कारण में एक और समस्या क्या है? पानी के कारण में एक और समस्या ये होती है कि वहां पर अगर आप बोरिंग से पानी निकालते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर क्या हो जाता है? एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये भी एक समस्या होती है। ठीक है, क्लियर है? प्लस में तीसरी समस्या क्या? बहुत बड़े तबके को क्या करना, पानी ढूंढने के लिए, देखने के लिए दूसरे दूसरे एरिया में जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को अगर आप मान के चलिए रूरल एरिया में हर घर में ड्रिंकिंग वाटर सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई कर देंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या होगी? चेंज होगी। उनका जो टाइम है जो वेस्ट हो रहा था वो सब चीजें क्या होंगी? कम होंगी। उनका लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर? तो प्लीज याद रखिएगा, इसके अंदर में पानी समितिज बनाई जाएंगी, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनाई जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्या करी जाएंगी? इसके अंदर में करी जाएंगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को अगर देखा जाए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो उसके अंदर में दोस्तों वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी भी देश का बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी भी सूखाग्रस्त एरिया है, ड्रॉट अभी भी होते हैं दोस्तों। तो वहां पर दोस्तों अगर हमें, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर सूखा है, तो हमें अपनी पॉलिसीज के अंदर में, गवर्नेंस के अंदर में इस मॉडल को देखते हुए चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि हाँ, वहां के लोगों के जो जीवन है उसको हमें अपलिफ्ट करना है, वहां के लोगों के जीवन को हमें चेंज करना है। तो हमें ऐसे गवर्नेंस के ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो वहां के लोगों को क्या कर सके? चेंज कर सके। क्योंकि वाटर, क्योंकि फाइनाइट रिसोर्स है, वो की रोल प्ले करता है एरिड एंड सेमिड एरिड रीजन के अंदर में, जहां पर सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट की कैसी होगी, हेल्थ कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसा होगा, सारी चीजों के ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो आप मना ही नहीं कर सकते। इस रीजन की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से समझिए, सबसे ज्यादा प्लांट्स की डाइवर्सिटी आपको यहां मिलेगी। आपको जातीय यानी कि जनजातीय ट्राइबल पीपल यहां पर देखने को मिलेंगे, वहां पे भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। कल्चर, रिच हेरिटेज, ये चीजें देखने को मिलेंगी। साथ में दोस्तों कई सारे इंडिजिनस जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलते हैं, हमारे इस रेंज के अंदर में, इस एरिया में मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज देखने को मिले। कई सारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलेंगे जिनके दवाइयों में मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और वो चीजें हमें यहां देखने को मिलती हैं। तो प्लीज याद रखें, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया शेयर्स हिमालयन एंड इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसके कारण में ये नेचुरल हैबिटेट हो जाता है एंडेमिक स्पीशीज का, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनटच्ड हैं और एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हैं। यहां की जो सीनिक ब्यूटी है, एक्सोटिक बायोडाइवर्सिटी है, आप इसको देख सकते हैं। और क्योंकि ये लैंडलॉक है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ है, क्योंकि ये ओशन के साथ किसी के साथ बॉर्डर तो नहीं शेयर करता, आसपास में क्या है? इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, इसलिए क्या हो जाता है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली भी, सिक्योरिटी के कंसर्न से भी। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ का रिच सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज, उसको हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो क्या है? झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहना, कल्टीवेशन, खेती करना, ऐसे को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, आप देखें डिफॉरेस्टेशन उसके कारण में ज़्यादा होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उसके कारण में ज़्यादा होता है। ठीक है, टू हैव सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, पॉलिसी मेकर्स आर एमिंग फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज। अब यहां पर भी कोशिश की जा रही है कि एग्रीकल्चर तो करना है, तो क्यों ना एक सस्टेनेबल मॉडल लेकर आया जाए, उसके साथ में फार्मर की इनकम भी डबल हो, प्लस में जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि ऐसे हाई यील्ड और मॉडर्न साइंटिफिक फार्मिंग स्ट्रेटेजीज को लेकर जाए, जिसके साथ में क्या हो? प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही, साथ में एनवायरमेंट को भी कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, क्लियर? अब कुछ है, प्लीज याद रखिए कि नीम का प्लांट जो है वो सब क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्या है? नेटिव है। ऑल पार्ट्स ऑफ नीम, चाहे आपका फ्रूट हो, फ्लावर हो, रूट्स हो, सीड हो, स्टेम हो, सब कुछ मेडिकल लेवल पर देखा जाए तो क्या है? सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे इनकी पैदावार को बढ़ाया जाए,
कैसे इनको प्लांट किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। दूसरा आपको देखा जाए स्टीविया रेब्यूदियाना, ठीक है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि लो कैलोरी स्वीटनर इसके अंदर में, कैलोरीज कम है लेकिन मीठा है, तो इसलिए क्या है, ये मेडिसिनल प्लांट हो जाता है जिसको आप अपने डाइट के अंदर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर है। डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक प्लांट हो गया, बस याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। दूसरा गिलोय, मल्टीपर्पस वुडी लियाना। आप सभी ने कोविड के दौरान में गिलोय का तो जिक्र सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोविड के दौरान में आपने गिलोय का जिक्र नहीं सुना होगा, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसके अंदर में। ये आपको एक तरीके से रिजुवनेट कर देता है, ऐसा हर्ब है ये। मैं तो कहता हूँ आप सभी के सब अपने घर में भी थोड़ा थोड़ा लगा के रखिए, और कभी जब वायरल वगैरह सीजन हो तो चीज़ें क्या करा करिए, इन सब चीज़ों को करा करिए। नेक्स्ट आ गया ग्रीन टेलीकॉम सेक्टर। अब इस चीज़ को ऐसे पढ़ने की कोशिश करिए दोस्त कि पॉल्यूशन, देखिए बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ लिया, पक्षी राजन वाली मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, और अभी 5G को लेकर बड़ा ही हंगामा मचा था, है ना। तो टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों हम मिस कर जाते हैं कि, मैं आपको बहुत शॉर्ट भाषा में समझा रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, मोबाइल को यूज़ करने वाली संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब मोबाइल को यूज़ करने वाली संख्या अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ रीजन्स वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ रीजन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, टावर्स बढ़ रहे हैं, खर लगातार बढ़े हो रहे हैं, तो टावर्स को पावर देने के लिए एक तो हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मेजर कहाँ से आती है? कोल के कंबशन से, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा ये भी देखा गया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट नहीं है कनेक्शन, वहाँ पर डीजल वाले जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है कॉन्टिन्यूस इन टावर्स को। तो यानी कि एक तरीके से अल्टीमेटली देखा जाए कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण में मोबाइल के जो कनेक्शन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। मोबाइल के कनेक्शन इंक्रीज होने के कारण में दोस्तों क्या हो रहा है, उसके कारण में क्या हो रहा है, आपके टावर्स इंक्रीज हो रहे हैं। टावर इंक्रीज होने के कारण में जो पॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अल्टीमेट फोकस ये किया जा रहा है कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर को ग्रीन किया जाए। तो क्या किया जा रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए टावर्स को पावर पहुंचाने के लिए, इवन सोलर पैनल, ये सब चीजें क्या की जाए, फोकस किया जाए। एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18th सेंचुरी, स्टीम पावर एंड मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसके कारण में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज लगातार इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण में, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण में दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। फॉर एग्जांपल फ्लड आना, फॉर एग्जांपल ड्रॉट होना, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए क्या नाम है, साइक्लोन के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। किसके कारण में, ग्लोबल वार्मिंग, उसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, ठीक है। इवन डिसीजेस जो इंक्रीज हो रही हैं वो भी क्या हो रहा है, इनके कारण में ही हो रहा है। फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, आइसबर्ग पिघल रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, और क्लाइमेट चेंज के पीछे रीजन दिया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें रोकना है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप सभी को, कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होती रहेगी तो आप खुद सोचिए, आपका जो क्या नाम है, क्रॉप पैटर्न है वो चेंज होगा, सॉइल की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। अगर मान के चलिए बारिश किसी रीजन में हो ही ना, और बारिश नहीं होने के कारण में आप खुद सोचिए जो एग्रीकल्चरल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, इरिगेशन, उसके अंदर में कैसे चीजें होंगी। तो क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेलीकॉम सर्विसेज वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, और टेलीकॉम सर्विसेज जितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं उतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस के भी एमिशन के अंदर में, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ दीज टावर्स ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, कोल से आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द पावर ग्रिड, और जहां पर पावर ग्रिड नहीं है, पावर कट होता है, वहां पर डीजल जनरेटर का यूज होता है, जिसके कारण में दोस्तों क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। और इसीलिए क्या किया जा रहा है, अब कोशिश की जा रही है कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को कैसे क्या किया जाए, ग्रीन बनाया जाए, ठीक है। क्लियर है। जैसे जैसे कोविड आया, कोविड के बाद में कहा गया कि
जो ब्रॉडबैंड है, जो मोबाइल की नीड है, वो क्या हो लगातार इंक्रीज हो रही है, तो नीड के कारण में लगातार टावर इंक्रीज हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है हमारे एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर में। ठीक है, क्लियर है, यही कह रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकालेंगे कि ब्रॉडबैंड इंक्रीज करना है, मोबाइल डिवाइसेस इंक्रीज करनी है, लेकिन हमें साथ में ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इनके कारण में एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, क्लियर है, वो इंक्रीज ना हो। आवर वाटर हीरोज, नाम पढ़ते चलिएगा और उनको नोट डाउन करते रहिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट टाइम से बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा रहे जिन्होंने दोस्तों क्या किया है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में भी और फ्रीडम स्ट्रगल से पहले भी बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, डैम बनाने के लिए, कैनाल के लिए, बहुत सारी चीज़ें, और इवन बनाई भी हैं उन्होंने। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हीरोज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। सबसे पहला अगर देखेंगे जल सत्याग्रह, जल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए जाते थे, एक्सेस ऑफ वाटर फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपको पता होना चाहिए वाटर की जो बॉडीज को यूज करने के लिए भी दोस्तों टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। अनरीजनेबल टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन यूज ऑफ वाटर आल्सो कॉज मैनी इरिटेंट्स। और इसका कारण से क्या होता था, जल सत्याग्रह कई जगह पर किए गए। कोया रिवोल्ट को आप देख सकते हैं, किसके अगेंस्ट में, मुत्तादार के अगेंस्ट। मुत्तादार कौन थे, जमींदार थे। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। तो ट्राइबल ने क्या किया, अथॉरिटीज को अटैक किया, और कौन से, किसके लीडरशिप के अंदर में, तमन्ना डोरा के। ठीक है, ये 1879 के अंदर में। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, आपसे पूछ लेंगे कोया रिवोल्ट किसकी लीडरशिप में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए तमन्ना डोरा के। ठीक है, क्लियर है। तो ये 1862 के अंदर में हुआ, और फिर उसका धीरे धीरे शुरू होता है, फिर 1879 के अंदर में होता है। ठीक है, अल्लूरी सीता राम राजू जी को भी आप पढ़ ही चुके हैं, मूवी देख ही चुके हैं, 1922 से 1924 के अंदर में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या हुआ, कोऑपरेट किया, इन्हीं के साथ में कोलाइड किया था और उसी के साथ में आगे बढ़ा था। ठीक है, कोमारन भीम 1901 से 1940 रिवोल्यूशनरी लीडर हैदराबाद के अंदर में थे, गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्होंने स्लोगन दिया था जल जंगल जमीन, विच सिंबलाइज सेंटिमेंट्स अगेंस्ट एनक्रोचमेंट एक्सप्लॉयटेशन। आप ये चीज़ें नोट करते रहिएगा। ठीक है, वाटर सर्विसेज आप पुराने समय से देखते होंगे, प्याऊ वाला सिस्टम देखा होगा ना, कि प्याऊ लगाना, सारी चीज़ें, तो उनसे भी रिलेटेड आप चीज़ें देखिए। वाटर रिलेटेड प्रोटेस्ट होते थे, बिल्डिंग वाटर स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ रहती थी कि लोग इन्वॉल्व होते थे ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर में जहाँ पर वो पानी की सर्विसेज देते थे। जैसे महाराजा रंजीत सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर इन पंजाब हु थॉट ऑफ लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ कैनाल वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्या है कि कैनाल बनाने से क्या होगा कि कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसका पानी दूसरी जगह लाया जा सके, नदी का पानी दूसरे एरियाज में लेकर जाया जा सके। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं राय बहादुर सर गंगाराम जी सिविल इंजीनियर थे, और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन कॉलोनियल एरा के टाइम पे। ठीक है, जहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इससे रिलेटेड। 20,000 हेक्टेयर ऑफ बैरन अनइरीगेटेड लैंड को, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उसको फर्टाइल लैंड के अंदर में इन्होंने कन्वर्ट किया था। ठीक है, और अगर आप देखें 1908 के फ्लड के बाद में निज़ाम महमूद अल खान, उन्होंने जो था सर विश्वेश्वरैया जी से कहा कि भाई साहब आप क्या करिए, एक प्लान बनाइए जिससे फ्लड से प्रोटेक्शन कैसे किया जा सके। ठीक है, ठीक है, तो खादक वसाला डैम जो किसके ऊपर बना है, मुथा रिवर के ऊपर बना है पुणे के अंदर में, वो भी क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय सर विश्वेश्वरैया। प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज़, खादक वसाला डैम किसके ऊपर बना है, नोन एज द रिजर्वायर जो बना है, नोन एज द खदक वसाला लेक, किसके द्वारा बनाया गया, सर विश्वेश्वरैया जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैं अब इनमें एक एक के नाम तो हम नहीं पढ़ सकते हर चीज़ के, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा। जैसे रनिया कुल इरिगेशन सिस्टम, ये किसके द्वारा, रानी ऑफ कांगड़ा के द्वारा किया गया। सरकारी बगीचा की बावड़ी कहाँ पर, इंदौर के अंदर में। ठीक है, 1835 के अंदर में। देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो आपसे कौन से टेम्पल के आसपास में किया था, बानेश्वर टेम्पल के आसपास में किया था, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। शाद्री अय्यर है जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए
जिनको कहा जाता है, जिनको हम ट्रिब्यूट करते हैं कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर एशिया में कहीं बना, कहाँ पर बना? शिवानंद समुद्रा में। कहाँ पर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका के अंदर में। तो उसके पीछे किसका? शेषाद्री अय्यर जी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वोडिया डायनेस्टी, फिर अली नवाज जंग जिन्होंने हैदराबाद के अंदर में तेलंगाना, निज़ाम सागर जो ओल्डेस्ट डैम है तेलंगाना का, ठीक है, सेवंथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मीर ओस्मान अली खान। और किसने डिज़ाइन किया था? इंजीनियर अली नवाज जंग ने किया था। ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर और वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम के इश्यूज हैं, वो हमें कॉलोनियल एरा से ही चीज़ें नज़र आती हैं, जिसके लिए हम करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, भक्ति एंड नेशनल मूवमेंट। अब इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर ये कनेक्ट करने की कोशिश करें कि भक्ति मूवमेंट और जो नेशनल मूवमेंट थे वो दोनों के दोनों क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों। क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई जब भक्ति मूवमेंट, जैसे आप गणपति जी की बात करते हैं, गणपति जी की स्थापना की बात करते हैं, तो आप सभी ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि गणपति जी के जो सेलिब्रेशन हुआ करते थे या जो पंडाल लगा करते थे, उन पंडालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल की जो भावनाएं हैं, जो मूवमेंट है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे थॉट्स को लोगों तक पहुंचाया जाए, मास तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राजनारायण बासु जी को अगर देखें तो फर्स्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि नेशनलिस्ट पैशन को कैसे लेकर जाया जाए साथ में। उन्होंने प्लेज हो गए, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आनंद मठ हो गया बंकिम चटर्जी जी का। ठीक है, उन्होंने नेशनलिज्म की बात करी और भक्तिज्म को एक साथ आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग था उस समय, उसको एक तरीके से लिबरेशन के लिए ऐड किया और प्लस में भक्ति के लिए भी उन्होंने ऐड किया, है ना। यह चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, तो आप ये बता दीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे सीक्रेट सोसाइटीज़ होगी, भवानी मंदिर हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा अरविंदो घोष प्लांटेड द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट सोसाइटी, है ना, जिसके कारण में वो क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे कि यूथ को कैसे क्या किया जाए? मोटिवेट किया जाए कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में भाग ले। और अ स्मॉल बुकलेट वॉज पब्लिश्ड विद द सेम इंटेंट नेम्ड भवानी मंदिर। ठीक है, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि भक्ति मूवमेंट उस समय पर ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आप गॉड की भक्ति करिए। उस समय पर जो भक्ति मूवमेंट था उसको एक बहुत शानदार और एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए, आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो आनंद मठ प्लीज याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, रावण बाधा बाय गिरीश चंद्र। ठीक है, क्या है? भक्ति रास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आप आगे ना बढ़ते हुए सिंपल सी बात समझिए कि वंदे मातरम एकमात्र स्लोगन ऐसा बन गया था जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक है, उस समय पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। इसको तो मतलब थीम सॉन्ग की तरह इस्तेमाल किया गया था, पैन नेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया गया था वंदे मातरम का। तो ये इन शॉर्ट यही थी सारी चीज़ें। तो आज के इस योजना वाले एनालिसिस में बस इतना ही। और ये अक्टूबर महीने की योजना थी और इसके बाद में हम अक्टूबर महीने के कुरुक्षेत्र करेंगे, फिर सारी चीज़ें इसी ट्रैक पर रहने वाली हैं। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर सेशन को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। और ये बहुत ही शानदार दोस्तों अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जिसके अंदर में मात्र 18,999 रुपये में आपको, मात्र 18,999 रुपये में आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा? आपको जीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए मिल जाएगा, आपको सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, आपको साथ में दोस्तों क्या मिलेगा? आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर में हेल्प मिलेगी, आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी क्लास के, वो भी करंट अफेयर प्रोग्राम्स के तहत में करंट अफेयर की जो वीडियो है डेली वो भी मिलेगी, साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाली। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एनरोल करिए, आज ही ज्वाइन करिए। लेकिन आपको कोड क्या यूज़ करना है? PRT लाइव कोड ही आप सभी को यूज़ करना है दोस्तों। ठीक है, PRT लाइव कोड आपको यूज़ करना है। और
थैंक यू सो मच। आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तिवारी प्रशांत 26 है। ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप सभी के सभी उस पर जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में फिर हम नवंबर का महीने का जो योजना का सेशन आएगा, योजना और कुरुक्षेत्र का, वो भी करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए सभी के सभी, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।